हेलो स्टूडेंट्स, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी कोर्स लेक्चर सीरीज में मॉड्यूल 2.4 और जिसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम्स एंड एप्लीकेशंस। तो आज हम देखेंगे कि सोलर सेल्स जो हैं उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी एप्लीकेशन। तो फोटोवोल्टाइक सिस्टम्स क्या हैं? द मोस्ट यूजफुल वे ऑफ हार्नेसिंग solar energy is by directly converting it into DC electricity by means of solar photovoltaic cells। तो सबसे ज्यादा यूजफुल वे है टेक्नोलॉजी सोलर सिस्टम्स के हवाले से। तो हम ये कह सकते हैं कि सोलर एनर्जी की जो हार्नेसिंग है उसको हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं डीसी इलेक्ट्रिसिटी में विद रिस्पेक्ट टू दी सोलर फोटोवोल्टाइक सेल्स। अच्छा, फोटोवोल्टाइक जो है ये किस चीज से मिलके बना है? सो फोटोवोल्टाइक कम्स फ्रॉम द वर्ड्स फोटो मीन्स या मीनिंग ऑफ लाइट एंड वोल्ट। ये दो चीजों से मिलके ये फोटोवोल्टाइक जो है ये वर्ड बना है। पहला वर्ड फोटो जिसका मतलब है लाइट, और वोल्ट का मतलब है अ मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वोल्टेज जो है वो हमें मेजरमेंट देती है इलेक्ट्रिसिटी की। फोटोवोल्टाइक सेल्स आर आल्सो कॉल्ड पीवी सेल्स। ठीक है, इनको हम शॉर्ट में अक्सर आर्टिकल्स में, बुक्स में हमें पीवी सेल्स भी लिखा हुआ मिलता है, जिसका मतलब यही हुआ कि ये फोटोवोल्टाइक, पी और वी। ठीक है, तो इनको हम पीवी सेल्स भी कहते हैं, और इसके अलावा फॉर शॉर्ट हम इसको सोलर सेल्स भी कह सकते हैं। और पहला प्रैक्टिकल पीवी जो सेल था वो डेवलप हुआ था बेल टेलीफोन रिसर्चर्स में, या बेल टेलीफोनिक जो लैब है या बेल लैब है, वहां पर पहला जो पीवी सेल था, फोटोवोल्टाइक सेल था, सोलर सेल था, वो प्रैक्टिकली स्टैब्लिश किया गया था। तो तकरीबन 1951 से 54 के दरमियान ये ऐसा हुआ था, और 1953-4 में कमर्शलाइज किया गया था इस सेल को। एट फर्स्ट PV cells were used primarily in space to power US space satellites। स्टार्ट में जब फोटोवोल्टाइक सिस्टम की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा मेच्योर नहीं थी और बहुत एक्सपेंसिव था, तो इसको बहुत ही लिमिटेड एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और उन एप्लीकेशंस में जो स्पेस सैटेलाइट्स अवेलेबल होते थे जो कि ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते थे फॉर द कम्युनिकेशन ऑफ डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, तो यूएस ने जो है इनको स्पेस टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करना शुरू किया था, ताकि जो खला में सूरज की रोशनी के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सैटेलाइट्स को मिल सके। नाउ पीवी सेल्स आर कॉमन इन मैनी डिफरेंट एप्लीकेशंस। करंट एरा में, प्रेजेंट एरा में पीवी सेल्स को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है और ये बहुत ही कॉमन हो गया है। इसकी बहुत सारे डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जिनमें इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। सोलर पावर टॉयज इनमें से एक हैं। कैलकुलेटर्स में भी काफी अरसे से सोलर सेल जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। और मैनी लाइटेड रोड साइड साइंस ऑल यूज सोलर सेल्स टू कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। और रोड साइंस जो अवेलेबल होते हैं, जो कि लाइट्स टिड होते हैं और जो कि सारा दिन जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एब्जॉर्ब भी करते हैं, और इन दी नाइट जो है वो उनको उसी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू बैटरीज जो है वो चलाया जाता है। अच्छा, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है? लेट्स सी दैट। सोलर सेल्स आर मेड ऑफ अ थिन वेफर ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन मटेरियल है जिससे सेल जो है वो जनरेट किया जाता है, और उसका थिन वेफर है। ये वेफर जो है ये हम VLSI टेक्नोलॉजीज जो हैं उसमें इनकी कंस्ट्रक्शन भी देखते हैं। जो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस जो एक कोर्स है अंडर ग्रेजुएट का, और जो एम्बेडेड सिस्टम का कोर्स है, उसके अंदर हम ये चीजें ज्यादा क्लियरली पढ़ सकते हैं कि वेफर जो है वो किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। तो वेफर एक शीट होती है सिलिकॉन की, और वन ऑफ द एलिमेंट्स फाउंड इन सैंड, और ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सैंड में पाया जाता है, एंड द सेकंड मोस्ट कॉमन एलिमेंट ऑन अर्थ, और ये जमीन पर दूसरा सबसे ज्यादा कॉमन एलिमेंट है। अच्छा, इसमें अब क्या होगा कि फ्रॉम सिलिकॉन टू इलेक्ट्रिसिटी, सिलिकॉन की जब प्लेट होगी तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो हम यहाँ डिफरेंट एब्रीवेशंस टाइप की
जो यहाँ पर सिंबल्स हैं वो देख सकते हैं कि ये सिंबल जो है वो लोकेशन है जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और ये जो माइनस है ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, और प्लस इज अ प्रोटॉन है, और माइनस विद दिस राउंड शेप इट्स मीन टाइटली हेल्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में द टॉप ऑफ द वेफर हैज अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फास्फोरस एडिड टू इट। जो वेफर का टॉप होता है, ठीक है, उस पे स्मॉल अमाउंट जो है वो फास्फोरस की ऐड की जाती है। अच्छा, इस फास्फोरस से क्या फायदा होगा? दिस गिव्स द टॉप ऑफ द वेफर एन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फ्री नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इससे होगा ये कि इस मटेरियल से हम एक लेयर बनाने जा रहे हैं जो कि एन टाइप है, और एन टाइप लेयर के अंदर हमें पता है कि वो एक्स्ट्रा जो फ्रीली एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यूं कहते हैं कि दे देता है, जो अवेलेबल होता है। ठीक है, तो वेफर के अंदर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फ्री नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे। तो हम इस लेयर को क्या कहेंगे? तो दिस इज कॉल्ड एन टाइप सिलिकॉन। ठीक है, तो इस लेयर को एन टाइप सिलिकॉन कहेंगे बिकॉज इट हैज अ हैबिट ऑफ गिविंग अप इट्स इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो देंगे, गिविंग अप करेंगे, और अ नेगेटिव करेक्टर जो है इसमें अवेलेबल होगा। तो हम देख सकते हैं कि यहां नेगेटिव करेक्टर है, ये एन टाइप सिलिकॉन है, और इसके अंदर मोस्टली जो है वो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। ठीक है, और कुछ जो है वो प्रोटॉन्स भी हैं। अच्छा, द बॉटम ऑफ द वेफर, अब हम डाउन साइड पे आ जाते हैं। द बॉटम ऑफ द वेफर हैज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बोरॉन एडेड टू इट। तो इसके जो वेफर होगा सिलिकॉन का, इसमें जब बोरॉन को ऐड करेंगे उससे क्या होगा? विच हैज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या होगा? ये अट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। सो इट इज कॉल्ड पी टाइप सिलिकॉन। तो ये एक पी टाइप सिलिकॉन जो है वो बन जाएगा बिकॉज ऑफ इट्स पॉजिटिव करेक्टर। तो इसके पॉजिटिव करेक्टर की वजह से। तो ये एन टाइप सिलिकॉन और पी टाइप सिलिकॉन इज जस्ट लाइक द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर हम ये पढ़ते हैं, और हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इसकी बेसिक्स जो है वो पढ़ते हैं कि किस तरीके से बॉन्डिंग होती है, और किस तरीके से एन टाइप और पी टाइप में हम पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी को ऐड करते हैं, और इस तरीके से ट्राईवैलेंट इंप्यूरिटी को ऐड करते हैं, और इनमें से एक जो है वो डोनर ऑफ एटम होता है, दूसरा रिसेप्टर ऑफ एटम होता है। तो ये सारी जो थ्योरी है ये हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ चुके हैं। तो यहां पर एन टाइप और पी टाइप की जब लेयर जनरेट हो गई है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। When both of these chemicals have been added to the silicon wafer, जब ये दोनों जंक्शंस को हम ऐड कर देंगे, मतलब P और N केमिकल्स को अप एंड डाउन ऐड कर दिया जाएगा, तो सम ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द N टाइप सिलिकॉन फ्लो टू द P टाइप सिलिकॉन। जो उनमें से कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो N टाइप से फ्लो करेंगे टू द P टाइप सिलिकॉन। तो उससे क्या होगा? उससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एक जंक्शन है पीएन का, जो कि एक बेसिक करंट फ्लो का एक मॉडल है पीएन जंक्शन, तो ये वो बन जाएगा। तो एन इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म्स बिटवीन द लेयर्स एट द पीएन जंक्शन। तो हम देख सकते हैं कि एन टाइप में, ठीक है, अब यहां पर जैसे मैंने आपको बताया कि पहले यहां पर एन टाइप सिलिकॉन में नेगेटिव चार्ज था, पी टाइप सिलिकॉन में पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन यहां पर कि जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एन टाइप से सिलिकॉन से मूव करेंगे टुवर्ड्स पी टाइप की तरफ, तो पी टाइप पर जो है वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और इस तरीके से जो एन टाइप है वो पॉजिटिव चार्ज पे आ जाएगा। तो द पी टाइप नाउ हैज अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पी टाइप नाउ हैज अ नेगेटिव चार्ज बिकॉज इट गेन्ड इलेक्ट्रॉन्स, और इसी तरीके से जो एन टाइप है वो पॉजिटिव हो जाएगा बिकॉज इट लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो ये फिनोमिना इस तरीके से चलेगा, और दरमियान में जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि पीएन जंक्शन जो है वो बन जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। तो व्हेन द पीवी सेल इज प्लेस्ड इन द सन, द रेडिएंट एनर्जी, जो हीट एनर्जी है, एक्साइट्स द फ्री इलेक्ट्रॉन। तो वो क्या करेगी? जैसे ही इन पी एन जंक्शन पर, या एन टाइप और पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर मटेरियल की एक सिलिकॉन की प्लेट जो है वो तैयार हो चुकी है, तो जैसे ही इस पे हीट जो है एनर्जी एक्साइट करेगी, तो क्या होगा कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करेंगे। इफ अ सर्किट इज मेड बाय कनेक्टिंग द वेफर साइड्स, तो क्या हो सकता है कि अगर हम इसको इस तरीके से कनेक्ट करें कि
अच्छा, यहां पर इस कंसेप्ट पे आ जाते हैं। यहां पर अब हम ये बात कर रहे हैं कि जैसे ही जो फोटॉन्स हैं, सन की लाइट है, वो जब इंसिडेंट होगी टू दी पीएन जंक्शन, ठीक है, तो उससे क्या होगा, रेडिएंट एनर्जी एक्साइट्स द इलेक्ट्रॉन्स। इफ अ सर्किट इज मेड बाय कनेक्टिंग द वेफर साइड्स, electrons transfer their energy from atom to atom from the n type through the wire to the p type। तो इसको क्या होगा कि अगर हम ये कह लें कि एक लोड कनेक्ट करें, जस्ट लाइक यहां पर ये एक लोड है, यहां से कनेक्टिंग आ रही है, और ये लोड हम जिसे कह लें कि बल्ब है, और इसको अगर हम कनेक्ट करें और टुवर्ड दिस वन, तो जो कनेक्टिविटी होगी वो टुवर्ड्स एन टाइप टू लोड टू पी टाइप, ठीक है। तो इस तरीके से इसका फ्लो होगा। तो इसी तरीके से यहां बता दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर देयर एनर्जी फ्रॉम एटम टू एटम फ्रॉम द एन टाइप थ्रू द वाई टू द पी टाइप। तो यहां से जब हीट एनर्जी इस पे रेडिएंट आएगी तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, और जनरेटिंग का जो प्रोसेस है वो इस तरीके से होगा कि ये जो माइनस है, नेगेटिव चार्जेस हैं, वो क्या हो रहे हैं, वो एक्साइट्स हो रहे हैं ड्यू टू द रेडिएंट एनर्जी, और ये चलते चलते ये देखें ऐसे मूव होते होते यहां आएंगे एन टाइप से, और ये मूव होने के बाद दोबारा पी टाइप में, और फिर ये सर्कल ऐसे चलता जाएगा। सो पीवी सेल इज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यू टू दी मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मैंने आपको बताया कि जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगी वो ड्यू टू दी मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होगी। तो इस फोटोवोल्टाइक सेल में हम देख सकते हैं कि ये भी एक सेकंड स्ट्रक्चर है कि जिसके अंदर द ब्लू वन इज द एन टाइप, ठीक है, दिस वन इज द एन टाइप नेगेटिव सिलिकॉन, एंड द ग्रीन वन इज द पी टाइप पॉजिटिव सिलिकॉन, and the black line in between is the PN junction, and this orange box on the lower side is the back contact। तो हम यहाँ फ्रंट कॉन्टैक्ट के हिसाब से देख सकते हैं कि जब रेडिएंट एनर्जी यहाँ पर आती है, पड़ती है, तो उसके बाद जो करंट जो फ्लो है उसकी डायरेक्शन इज फ्रॉम हेयर टू एन टाइप टू दी पी टाइप। दिस इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सोलर पैनल, कि जिसमें हम क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले एक फ्रेम है जो कि, बल्कि हम डाउन साइड से स्टार्ट करते हैं। सबसे डाउन पे दिस इज द जंक्शन बॉक्स। ये जंक्शन बॉक्स जो है, ये इसमें हम जितने भी पैनल्स में जो सोलर सेल्स लगे हुए होते हैं, इन सेल्स की कनेक्टिविटी जो है इन सेल्स की, उनकी जो आउटपुट है वो प्लस और माइनस साइन के साथ यहां जंक्शन में मौजूद होती है, और उसके साथ बैक शीट लगी हुई होती है जो कि नॉर्मली व्हाइट कलर की होती है, और उसके साथ जो है वो इनकैप्सुलेंट होता है। इनकैप्सुलेंट इज अ ट्रांसपेरेंट शीट है जो कि एडहेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। एडहेशन मतलब एडहेसिव, जो चिमड़ने वाली एक चीज होती है जो कि ट्रांसपेरेंट होती है, और ये क्या करते हैं, ये सोलर सेल्स के दरमियान में इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, एक तो ये टॉप सरफेस पे होती है ऊपर वाले हिस्से पे, और एक जो एडहेसिव है वो नीचे होती है, इस सेल के ऊपर और एक इस सेल के नीचे। अच्छा, और ये इतनी अच्छी क्वालिटी की होती है कि ये टेम्परेचर्स जो है ना, हाईली जो यूवी एक्सपोजर होता है अल्ट्रावायलेट, उस पर भी ये सस्टेन कर जाती है। अच्छा, दरमियान में जो है वो सोलर सेल्स जो हैं वो कनेक्ट होते हैं आपस में, ठीक है, और इन सोलर सेल्स से ऊपर जैसे मैंने बताया कि यहां भी एडहेसिव एक ग्लास होता है, मिरर ग्लास, और ट्रांसपेरेंट, और नीचे भी एक इनकैप्सुलेंट जो एडहेसिव जो है वो ग्लास होता है, और इसके ऊपर जो है ना ये एक ट्रांसपेरेंट सिंपल ग्लास होता है, ठीक है। दिस इज नॉट एडहेसिव, दिस इज अ सिंपल ग्लास ट्रांसपेरेंट। उसके ऊपर जो है वो फ्रेम का जो मेन फ्रेम होता है जिससे इसको कनेक्ट करके इसको पैक कर दिया जाता है। सोलर सेल के बारे में और पढ़ते हैं कि कितने टाइप्स के जो पैनल्स हैं वो अवेलेबल हैं मार्केट्स में। Solar cells can be manufactured from different semiconductor materials and their combinations, ठीक है। तो इन सेल्स को मैन्युफैक्चर किया जा सकता है डिफरेंट जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं और उनकी कॉम्बिनेशन को मिलाकर। The voltage generated by a solar cells depends on the intensity of solar radiation। जो वोल्टेज जनरेट होते हैं वो इंटेंसिटी पर भी बहुत ज्यादा मुनहसर करते हैं, बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं कि सोलर की रेडिएशन जो है वो कितनी है, एंड द सेल सरफेस एरिया रिसीविंग द रेडिएशन।
और जो सेल सरफेस एरिया है कि कितना प्लेट्स हैं और कितनी बड़ी हैं, उनके एरिया कितना बड़ा है सरफेस, और उस पर कितनी ज्यादा लाइट जो है इंटेंसिटी के साथ रिसीव हो रही है। द मेन टाइप्स ऑफ सोलर सेल्स आर मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सेल्स, पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सेल्स, एमॉर्फस silicon cells, gallium arsenides, and copper indium diselenate cells. अच्छा, at present silicon solar cells occupy 60% of the world market. तो करंटली जो है वो 60% या इससे भी ज्यादा जो है वो मार्केट दुनिया में सिलिकॉन ने कैप्चर की हुई है। बेसिक टाइप ऑफ सिलिकॉन्स जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं वन बाय वन, जिसमें हम पहले मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन पढ़ेंगे, सेकंड पे हम पॉलीक्रिस्टलाइन पढ़ेंगे, और थर्ड पे हम थिन फिल्म या एमॉर्फस सिलिकॉन सोलर सेल्स पढ़ेंगे। तो वन बाय वन देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज द मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सेल। So monocrystalline silicon solar cells are the most popular and oldest technology made from pure silicon on thin wafers of silicon. तो ये जो टेक्नोलॉजी है मोनोक्रिस्टलाइन की, ये सबसे ज्यादा फेमस है और ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी है कि जहां प्योर सिलिकॉन से, ठीक है, प्योर सिलिकॉन से थिन वेफर्स की जो शीट्स हैं वो बनाई जाती हैं, ठीक है। A monocrystalline solar panel is a solar panel comprising मोनोक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर या सोलर सेल्स। ये मोनोक्रिस्टलाइन क्या है ये भी बात करते हैं, इनको मोनो क्यों कहा जाता है। These cells are made from a cylindrical silicon ingot, ठीक है, cylindrical शेप है उसका, सिलिकॉन का इंगोट होता है। इंगोट को हम ये कह सकते हैं कि धात की एक धात है, धात का टुकड़ा है, इसको हम धात का टुकड़ा कह सकते हैं। जस्ट लाइक ये हम यहां पर डिफरेंट हमारे पास अवेलेबल हैं। ये 100 मिलीमीटर का इंगोट है, ये धात है सिलिकॉन की प्योर, और उसका ये एक टुकड़ा है, और 150 mm का ये है, 200 mm का ये धात है, और 300 mm की ये सिलिकॉन का जो साइलेंडर है, ये गोल शेप में है। तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि जो सेल्स बनाए जाते हैं वो साइलेंड्रिकल सिलिकॉन इंगोट से बनाए जाते हैं, जो कि ग्रोन फ्रॉम अ सिंगल क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन, जो कि सिंगल क्रिस्टल है सिलिकॉन का, उस पे इसको उगाया जाता है, ऑफ हाई प्योरिटी इन द सेम वे एज अ सेमीकंडक्टर। तो इसकी जो प्योरिटी होती है सिलिकॉन सेल की क्रिस्टल पे बहुत ज्यादा हाई होती है इंप्योरिटी, और इसको इस तरह के जो इंगोट्स हैं वहां से इनकी जो सेल्स हैं वो क्रिएट की जाते हैं, बनाए जाते हैं। द साइलेंड्रिकल इंगोट, तो ये जो साइलेंड्रिकल इंगोट्स हैं इज स्लाइस्ड इनटू वेफर्स फॉर्मिंग सेल्स। इनको ये देखें स्लाइस कर लिया जाता है, ये यहां पर नजर आ रहा है, उससे जो है फिर सेल्स बनाए जाते हैं। टू मैक्सिमाइज द यूटिलिटी ऑफ द सेल्स, द सर्कुलर वेफर्स आर वायर कट टू एन ऑक्टागोनल शेप्ड वेफर। तो यूटिलिटी सेल्स, इनकी जो सेल्स की क्वालिटी है और इनकी जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने के लिए जो वेफर है उसको किस तरीके से कट किया जाता है, उसको ऑक्टागोनल शेप में कट किया जाता है। हम देख सकते हैं यहां पर कि दिस इज अ वन, ऑक्टागोनल का मतलब है कि 8 शेप्स वाला, ठीक है, 8 शेप्स। तो 1 2 3 4 5 6, दिस इज 7 एंड दिस इज 8, ठीक है। अगर इसको मैं निशान लगाना चाहूं तो 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So this is one cell, complete cell of the monocrystalline. तो हम देख रहे हैं कि this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6. So combination of different cells जो कि एक जो पीवी का मॉड्यूल बन जाता है उससे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मोनो के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो क्या है इन द फॉर्म्स ऑफ एफिशिएंसी। तो मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स यूजुअली हैव द हाईएस्ट एफिशिएंसी एंड पावर कैपेसिटी आउट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सोलर पैनल्स। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो मोनोक्रिस्टलाइन सेल्स हैं या जो मोनोक्रिस्टलाइन पैनल्स हैं उनकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है जितने भी इस टाइम दुनिया में सोलर सेल्स अवेलेबल हैं।
The monocrystalline panel efficiencies can range from 17% to 22%. Usually a monocrystalline panel will contain either 60 or 72 solar cells depending on the size of the panel. तो साइज के हिसाब से तो एक कंप्लीट जो मोनोक्रिस्टलाइन पैनल है उसमें 60 टू 72 सेल्स जो हैं वो सोलर के अवेलेबल होते हैं. मोस्ट रेजिडेंशियल इंस्टॉलेशंस यूज 60 सेल मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन पैनल्स, जो आजकल हमारे घरों में यूज हो रहे हैं और उनमें हम देख सकते हैं कि वो नॉर्मली 60 सेल का जो मोनोक्रिस्टलाइन पैनल होता है. These panels have longevity up to 30 years. मतलब पहले हम सुनते थे कि जो सोलर पैनल की लाइफ है वो तकरीबन 25 इयर्स तक है, लेकिन मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सेल ऐसे हैं कि जिनकी लाइफ जो है वो तकरीबन 30 साल तक है. These panels exhibit greater heat resistance. ये जो पैनल्स हैं ये बहुत अच्छे हीट को रेजिस्ट कर सकते हैं कि अगर हीटिंग टेम्परेचर ज्यादा भी है तो ये बर्दाश्त कर लेते हैं. मोर एक्सपेंसिव देन अदर सोलर प्लेट्स, ये बात दुरुस्त है, ये सबसे एक्सपेंसिव आइटम्स में से हैं सेल्स के लिहाज से. और जो प्लेट साइज है वो 400 वॉट से भी ज्यादा की जो प्लेट है वो अवेलेबल है. ठीक है, 400 प्लस की साइज की जो प्लेट है वो भी अवेलेबल है. तो मोनो क्यों कहा जाता है इसको? टू मेक सेल्स फॉर मोनोक्रिस्टलाइन पैनल सिलिकॉन इज फॉर्म इनटू बार्स एंड कट इनटू वेफर्स ऑफ दिस octagonal shape. Now let's move to the polycrystalline silicon cell. So polycrystalline solar panels generally have lower efficiencies than monocrystalline, but their advantage is a lower price point. जो polycrystalline है इनका नुकसान ये है कि इनकी efficiencies जो है वो monocrystalline से कम है, लेकिन एडवांटेज का यह है कि इसकी जो प्राइस है वो मोनोक्रिस्टलाइन से कम है. इन एडिशन पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स टेंड टू हैव अ ब्लू ह्यू इंस्टेड ऑफ द ब्लैक ह्यू ऑफ द मोनोक्रिस्टलाइन पैनल्स. ये जो पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स हैं उनमें जो एक शेड है वो ब्लू कलर का होता है, और जो मोनोक्रिस्टलाइन पैनल्स हैं जस्ट लाइक हम देख सकते हैं कि ये एक ब्लैक ह्यू जो है उसका एक शेड आता है इसमें. Polycrystalline solar panels are also made from silicon. इनको भी सिलिकॉन से बनाया जाता है. However, instead of using a single crystal of silicon, manufacturers melt many fragments of silicon together to form the wafers for the panel. तो ये डिफरेंस हमें नजर आ रहा है कि जो मोनोक्रिस्टलाइन था उसके अंदर क्या करते थे कि सिंगल क्रिस्टल जो है वो बनाया जाता था डायरेक्टली फ्रॉम द इंगॉट. जो धात होती थी डिफरेंट डायमेंशंस की, तो उन डायमेंशन से उसकी जो इंगॉट है उसको कट करके डायरेक्टली सिलिकॉन का वेफर बनाया जाता है. लेकिन पॉलीक्रिस्टलाइन में क्या करते हैं कि मेल्ट करते हैं डिफरेंट फ्रेगमेंट्स ऑफ सिलिकॉन और फिर उनको इकट्ठा करते हैं वेफर्स की पैनल की शक्ल में. तो यहां से हमें अंदाजा हो रहा है कि इसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी इस वजह से कम है कि प्योरिटी जो है वो मोनोक्रिस्टलाइन में पैनल में कि सिलिकॉन वेफर की ज्यादा है. Polycrystalline solar panels are also referred to as multicrystalline और many crystal silicon. Polycrystalline जो सोलर पैनल्स हैं उनको multicrystalline भी कहा जा सकता है या many crystal silicon स्ट्रक्चर भी कहा जा सकता है. Because there are many crystals in each cell, there is less freedom for the electrons to move. तो जो सिलिकॉन की क्वालिटी की वजह से जो फ्रीडम है इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वो इस पे निस्बतन कम होगी. एज ए रिजल्ट पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स हैव लोअर एफिशिएंसी रेटिंग्स देन मोनोक्रिस्टलाइन पैनल्स. तो इसके बारे में और देखें. जस्ट लाइक मोनोक्रिस्टलाइन पैनल्स, पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल्स विल कंटेन ईदर 60 और 72 सेल्स. तो इसमें भी मोनोक्रिस्टलाइन पैनल की तरह 60 टू 72 सेल्स तक मौजूद हो सकते हैं या 60 या 72. द मल्टीपल सिलिकॉन क्रिस्टल्स इन ईच सोलर सेल्स मेक्स इट हार्डर फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो. So this crystal structure makes the efficiency rate of the polycrystalline panels lower than the monocrystalline panels. Polycrystalline panel efficiency ratings will typically range from
15% टू 17%। तो उसमें हम देख रहे थे कि 17, 18 टू 22% है, और जो पॉलीक्रिस्टलाइन है उसकी एफिशिएंसी जो है वो 15% टू 17% है। Quality improvements have also helped push the standard 60 cell polycrystalline panels from 300 watt to over 400 watt। तो हम ये देख रहे हैं कि कुछ क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स की वजह से उससे ये फायदा हुआ है कि 60 सेल जो पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल है वो नॉर्मली 300 वाट से अब 400 वाट से भी ज्यादा की प्लेट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो पॉली का मतलब ये हुआ कि टू मेक सेल्स फॉर polycrystalline panels, fragments of silicon are melted together to form the wafers। अब नेक्स्ट जो है फाइनल थिन फिल्म सोलर सेल्स। Thin film solar panels are completely different from monocrystalline and polycrystalline solar panels। ये उन दोनों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। They are solid black, lightweight and flexible, making them easy to install। ये सॉलिड ब्लैक होंगे, लाइट वेट होंगे, फ्लेक्सिबल हैं और इजी टू इंस्टॉल हैं। Thin film solar cells are mostly used in large scale operation। ये लार्ज स्केल ऑपरेशन में यूज किया जाता है, सच एज यूटिलिटी और इंडस्ट्रियल सोलर इंस्टॉलेशंस, बिकॉज ऑफ देयर लोअर एफिशिएंसी रेटिंग्स। तो इनको एफिशिएंसी कम होने की वजह से इनको लार्ज स्केल पे इस्तेमाल किया जाता है, जस्ट लाइक इंडस्ट्रियल एरियाज में या यूटिलिटीज में। थिन फिल्म सोलर पैनल्स आर मेड बाय डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ फोटोवोल्टाइक सब्सटेंस ऑनटू अ सॉलिड सरफेस लाइक ग्लास। तो ये जो थिन फिल्म सोलर पैनल्स हैं ये क्या करते हैं कि जो भी एक फोटोवोल्टाइक सब्सटेंस है उनकी थिन लेयर है उनको किसी ग्लास टाइप सरफेस के साथ जो है वो मिक्स कर दिया जाता है। एग्जांपल्स ऑफ दीज फोटोवोल्टाइक सब्सटेंसेस इंक्लूड amorphous silicon, copper indium gallium selenide, disensitized solar cells। So each of these materials create a different type of solar panels। जो भी materials ये अवेलेबल हैं तो ये हर डिफरेंट टाइप का जो सोलर पैनल है वो इनसे क्रिएट होता है। However, they all fall under the umbrella of being thin film solar cells। तो ये सारे के सारे जो हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं, थिन फिल्म सोलर सेल्स में। Because of the manufacturing process, the panels end up being lightweight and in some cases flexible। जिसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो इस तरह का होता है कि ये लाइट वेट भी होते हैं और मोस्ट ऑफ द केसेस में फ्लेक्सिबल भी। However, it also makes them less efficient than crystalline solar panels। और इनका नुकसान सबसे बड़ा ये है कि इसकी वजह से एक तो मटेरियल अच्छा नहीं है, दूसरा लेस एफिशिएंट हो जाते हैं इसकी वजह से। तो ये हम इनकी शेप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये फ्लेक्सिबल भी हैं। So thin film technology is the worst solar panel technology because they have the lowest efficiency। तो ये जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं इन सब में सबसे वर्स्ट है। Thin film panels that are commercially available generally have the efficiency in the range of 10 to 13%। तो इनकी एफिशिएंसी है वो तकरीबन 10 से 13% है। और thin film panels have also have shorter lifespans than other types of solar panels। अच्छा, इनका एक नुकसान और ये भी है कि इनका जो लाइफ स्पैन है वो शॉर्टर है, बिकॉज दे डिग्रेड क्विकर। और ये जल्दी जो है वो डिग्रेड हो जाती है इनकी क्वालिटी। यू माइट हैव टू रिप्लेस देम मोर ऑफन। हो सकता है कि ये पॉलीक्रिस्टलाइन और मोनोक्रिस्टलाइन की निस्बत यकीनन बल्कि ये जल्दी रिप्लेस करने पड़ेंगे। जस्ट लाइक मोनोक्रिस्टलाइन में इनकी जो एज है वो 30 ईयर्स है, पॉलीक्रिस्टलाइन में 20 ईयर्स है, 25 ईयर्स है। और थिन फिल्म लाजिम बात है कि इससे कम एज में ही इनको रिप्लेस करना पड़ेगा। पैनल एफिशिएंसी क्या है? तो टोटल पैनल एफिशिएंसी जो है वो किस तरीके से मेजर की जा सकती है? अंडर टेस्ट कंडीशन, ठीक है, जो स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन है एसटीसी, बेस्ड ऑन अ सेल टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज द ऑप्टिमल टेम्परेचर for the solar panel to produce electricity। और solar
रेडियंस ऑफ 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर। और सोलर रेडियंस जो है ये एक किस्म की पावर है पर यूनिट एरिया जो कि रिसीव्ड होती है फ्रॉम द सन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। या हम आसान अल्फाजों में ये भी कह सकते हैं कि जो इरेडिएशन है, जो इरेडियंस है, ये एक प्रोसेस है एक किस्म का कि जब व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एक्सपोज टू रेडिएशन, कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रेडिएशन पे के सामने एक्सपोज कर दिया जाता है। और एयर मास ऑफ 1.5। तो efficiency percent of a panel is calculated by the maximum power rating watt s at STC standard test conditions divided by the total panel area in meters. So solar panel efficiency is equal to P max divided by area multiplied by radiance, और इसको multiply by efficiency में निकालने के लिए multiply by 100। तो ये हमारे पास इनकी हवाले से जो इंस्ट्रक्शन है वो लिखी हुई है कि एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर, पी मैक्स जो है मैक्सिमम पैनल पावर, और एसटीसी की रेडियंस जो है वो 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर। ओवरऑल पैनल एफिशिएंसी कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी फैक्टर्स इंक्लूडिंग टेम्परेचर, irradiance, level, cell type and interconnection of the cells। तो जो ओवरऑल पैनल एफिशिएंसी है उन वो इन्फ्लुएंस करेगी डिफरेंट फैक्टर्स पे, जस्ट लाइक टेम्परेचर है, इरेडियंस पे, इरेडियंस का जो लेवल है, सेल टाइप है और इंटरकनेक्शन ऑफ सेल्स है। सरप्राइजिंगली इवन द कलर ऑफ द प्रोटेक्टिव बैक शीट कैन इफेक्ट एफिशिएंसी, कि जो कलर है प्रोटेक्टिव शीट का, बैक शीट का, वो भी एफिशिएंसी को इफेक्ट कर सकता है। अ ब्लैक बैक शीट माइट लुक मोर क्या लिखा हुआ है, aesthetically pleasing, but it absorbs more heat resulting in higher cell temperature which increases resistance, thus in turn slightly reduces total conversion efficiency। कि जो ब्लैक बैक शीट लगी हुई होती है ये देखने में तो बहुत अच्छी नजर आती है, लेकिन ये एब्जॉर्ब करती है बहुत ज्यादा हीट को, उसकी वजह से जो टेम्परेचर है सेल का वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है और उससे रेजिस्टेंस बढ़ती है, तो उसका नुकसान जो है वो जो रिड्यूस कर देती है कन्वर्जन एफिशिएंसी को। तो इसलिए जो फैक्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, तो पैनल एफिशिएंसी हम यहां देख सकते हैं दोबारा से विद रिस्पेक्ट टू दी सेल्स के पॉलीपर्क एक डिफरेंट स्टाइल है, इसमें पॉलीपर्क में 16 to 17%, मोनोपर्क में 17 to 19, सिंगल मोनोसेल्स 18 to 20, हाफ कट मोनोपर्क, ये हाफ कट दरमियान में आ गया तो 18 to 20%, हाफ कट मोनोपर्क एमबीबी 19 to 20.5%, सिंगल मोनोपर्क 19 to 20.5%, हाफ कट एचबीबी हेट्रोजंक्शन जो कि मोनो में है 20 to 22%, और इस तरीके से एन टाइप आईबीसी 20 to 23%। तो हम देख रहे हैं इसमें मोस्टली हमारे पास सारे बल्कि ये मोनो है या पॉली है। ठीक है, अच्छा टॉप 10 जो मैन्युफैक्चरर हैं सोलर पैनल्स के, उसमें हम देख सकते हैं कि सन पावर इज द टॉपर इन द वर्ल्ड फॉर द मैक्सिमम पावर एंड एफिशिएंसी। तो सन पावर की 400 की यहाँ पर एफिशिएंसी लिखी हुई है 22.6%, और सन पावर जो है वो तकरीबन करंटली इस टाइम मेरे नॉलेज में है कि 500 वाट की जो प्लेट है उसको भी प्रोड्यूस कर रहा है। इस तरीके से सेकंड पे एलजी है 22% के साथ, फिर आरईसी फ्यूचर सन है, पैनासोनिक है, ट्रायना सोलर, जिनको सोलर, क्यू वाइनको, लॉन्गी सोलर, और इसके अलावा कैनेडियन सोलर भी है जो कि इस लिस्ट में मौजूद नहीं है, जिसकी एफिशिएंसी भी तकरीबन 20% के करीब है। अच्छा, अब एफिशिएंसी जो है वो क्यों मैटर करती है? हमने एफिशिएंसी की बात तो कर ली, लेकिन एफिशिएंसी मैटर क्यों करती है? एक तो ये है कि वो फास्टर पे बैक करती है, जितनी अच्छी एफिशिएंसी होगी उतना जल्दी पे बैक करेगी। बेस्ड ऑन डिटेल लाइफ साइकिल एनालिसिस, मोस्ट सिलिकॉन बेस्ड सोलर पैनल्स ऑलरेडी रीपे द एम्बॉडीड एनर्जी विद इन 2 years। के जो भी एक डिटेल लाइफ साइकिल एनालिसिस हम कर सकते हैं या जो हो चुके हैं, उसके मुताबिक जो सिलिकॉन बेस्ड सोलर पैनल्स हैं वो जो हम खर्चा करते हैं उनको खरीदते हैं
और उसके मुताबिक वो 2 साल के अंदर जो उनका पे बैक है, जो एनर्जी अगर हम सोलर एनर्जी जो हम हासिल कर रहे होते हैं, और अगर हम उस एनर्जी को थ्रू सम ग्रिड खरीदें, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 2 साल में उसका एनर्जी का पे बैक हम कर सकते हैं. However, as panel efficiency has increased beyond 20%, payback time has reduced to less than 1.5 years in many locations. अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर पैनल्स की एफिशिएंसी 20% से कम है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो नॉर्मली 2 इयर्स में पे बैक करेगा. लेकिन अगर एफिशिएंसी जो है पैनल की वो बढ़ जाए 20% से ज्यादा, तो हम ये बात कह सकते हैं कि जो पे बैक टाइम है वो तकरीबन 1.5 साल रह जाएगा in many locations पे. Increased efficiency also means a solar system will generate more electricity over the average 20 plus years, meaning the return on investment will be reduced even further. कि अगर जैसे जैसे एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी, इसका मतलब ये हुआ कि जो सोलर सिस्टम होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा अगले 20 सालों में, और जो रिटर्न इन्वेस्टमेंट है वो भी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी और फर्दर जो है. एरिया वर्सेस एफिशिएंसी बहुत मैटर करता है. एफिशिएंसी डज मेक अ बिग डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ रूफ एरिया रिक्वायर्ड, क्योंकि पहले क्या थे कि 200 वॉट की अगर प्लेट्स हैं, तो इसका मतलब है कि हमें 1000 वॉट तक पहुंचने के लिए 5 प्लेट्स चाहिए, और अगर 500 वॉट की एक प्लेट है तो हमें जस्ट 2 प्लेट्स चाहिए. तो हायर एफिशिएंसी पैनल्स जनरेट मोर एनर्जी पर स्क्वायर मीटर एंड दस रिक्वायर्ड लेस ओवरऑल एरिया. तो अगर हम ये कहें कि 270 वॉट की 12 प्लेट्स अगर हम लगाते हैं 16.5% एफिशिएंसी के साथ, तो 3200 वॉट बनते हैं. और इसी तरीके से 12 प्लेट्स 360 वॉट्स की लगाते हैं और 21.2% एफिशिएंसी के साथ, तो देखें 4300 वॉट जो है वो इनसे जनरेट किया जा सकता है. और रियल वर्ल्ड एफिशिएंसी जो है वो इसकी क्या क्या है, जो एक्चुअल रियल वर्ल्ड एफिशिएंसी जिनकी वजह से इनकी मुतासर हो सकती हैं, जो फैक्टर्स हैं. In real world use, solar panel operating efficiency is dependent on many external factors. Depending on the local environmental conditions, these various factors can reduce panel efficiency. ठीक है, environmental conditions की वजह से जो panel efficiency है और उसकी वजह से overall system performance है वो reduce हो सकती है. The main factor which affects solar panel efficiency are irradiance, शेडिंग, के अगर सोलर पैनल पे शेड आ रहा है तो उसकी वजह से भी जो एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाएगी. पैनल ओरिएंटेशन, जो ओरिएंटेशन है कि उसकी जो ओरिएंटेशन है अकॉर्डिंग टू द सन ठीक कर रखी है कि नहीं कर रखी. टेम्परेचर, लोकेशन, लैटिट्यूड के हिसाब से, टाइम ऑफ द ईयर, सर्दियां हैं गर्मियां हैं, और क्या सोलर पैनल्स पर डस्ट, डर्ट या स्नो तो नहीं पड़ी भी, उसकी वजह से भी जो रियल वर्ल्ड एफिशिएंसी है, ओरिजिनल एफिशिएंसी है, वो मुतासिर हो सकती है. अच्छा, सोलर पैनल जो है वो किस तरीके से काम करता है और उनको सोलर पैनल सिस्टम्स में लगाने के क्या तरीके हैं. ऑल सोलर पावर सिस्टम्स वर्क ऑन द सेम बेसिक प्रिंसिपल्स. वो क्या है कि सोलर पैनल्स फर्स्ट कन्वर्ट सोलर एनर्जी or sunlight into DC power using what is known as the photovoltaic effect. तो बेसिकली क्या है कि जो सोलर पैनल्स हैं वो कन्वर्ट करते हैं सोलर लाइट को डीसी पावर में, जिसको हम कह सकते हैं कि दिस इज द फोटोवोल्टाइक इफेक्ट. द डीसी पावर कैन देन बी स्टोर्ड इन अ बैटरी और कन्वर्टेड बाय अ सोलर इन्वर्टर इनटू एसी पावर which can be used to run home appliances. तो हम क्या कर सकते हैं उसके बाद कि उस डीसी पावर को या तो हम बैटरी में स्टोर कर लें या कन्वर्ट करें थ्रू सोलर इन्वर्टर एसी में, और उसके बाद अल्टरनेटिव करंट में, और फिर हम अपने घर की जो अप्लायंसेस है उसको भी हम चला सकते हैं. डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ दिस सिस्टम, excess solar energy can either be fed into the electricity grid for credits or stored in a variety of different battery storage systems. हम जो टाइप ऑफ दिस सिस्टम है उस पर डिपेंड करते हुए कह सकते हैं कि जो एक्सेस सोलर एनर्जी है उसको या तो हम दोबारा बैक से इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में फेड कर दें ताकि उससे हम क्रेडिट हासिल कर सकें, या हम स्टोर कर सकें डिफरेंट बैटरी स्टोरेज सिस्टम्स में जो फर्दर हम उसको रात को इस्तेमाल कर सकें.
तो तीन मेन टाइप्स के सोलर पावर सिस्टम्स होते हैं जो कि अवेलेबल है मार्केट में फॉर द होम यूज और फॉर द इंडस्ट्रियल यूज। पहला है ऑन ग्रिड, ऑल्सो नोन एज ग्रिड टाइड, इसको हम ग्रिड टाइड भी कहते हैं और ग्रिड फीड सोलर सिस्टम भी कह सकते हैं। ऑफ ग्रिड को ऑल्सो नोन एज स्टैंड अलोन पावर सिस्टम और हाइब्रिड को हम कह सकते हैं कि ग्रिड कनेक्टेड सोलर सिस्टम विद बैटरी स्टोरेज। तो पहले बात करते हैं ऑन ग्रिड सिस्टम की। ऑन ग्रिड जो सिस्टम है दैट जनरेट्स पावर यूजिंग अ सोलर पावर सिस्टम एंड इज वर्किंग इन कंजक्शन विद द नेशनल ग्रिड। ये क्या करते हैं कि ये जो ऑन ग्रिड सिस्टम है ये सोलर पावर सिस्टम जो है वो एक तो पावर जनरेट करता है और दूसरे नंबर पे ये नेशनल ग्रिड के साथ कंजक्शन में मिला के काम करते हैं इसको। For residential installation, the system could be placed on the roof that received good sunlight. हम नॉर्मल अपने सिटीज में देखते हैं कि जो रेजिडेंशियल इंस्टॉलेशंस हैं उनको जगह की कमी की वजह से जो छत है, रूफ है, वहां पर इनको इंस्टॉल किया जाता है ताकि शेड्स जो है वो कम से कम आए और जो सोलर सिस्टम है वो गुड अच्छी लाइट को रिसीव कर सके। फ्रॉम दिस कॉन्फ़िगरेशन, इस कॉन्फ़िगरेशन से द एक्चुअल कंज्यूमर रिसीव इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम टू सोर्सेस, कि इसमें जो एक्चुअल कस्टमर है वो इलेक्ट्रिसिटी को दो सोर्सेस से रिसीव करता है। ऑन ब्राइट सनी डे, जस्ट लाइक सनी डेज में द सोलर सिस्टम विल फेड पावर टू द हाउस। तो ब्राइट सनी डे में सोलर सिस्टम जो है वो घर को बिजली सप्लाई करेगा एंड एट नाइट और ड्यूरिंग क्लाउडी डेज, रात को या क्लाउडी वेदर्स में द लोकल यूटिलिटी जो ग्रिड है जस्ट लाइक हमारे यहां पर फेस्को, वापडा, वो क्या करती है कंपनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है फ्रॉम ग्रिड टू द हाउस। तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों सिस्टम इस पिक्चर में कि सोलर पैनल है, थ्रू सोलर रेडिएशन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा और जनरेट करने के बाद इन्वर्टर, सोलर इन्वर्टर आ गया जो इस इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करेगा इनटू एसी और एसी करने के बाद या तो इसको डायरेक्टली होम में देगा और अगर एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है और घर में इस्तेमाल उसका कम है तो वो नेट मीटरिंग के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बेच देगा या क्रेडिट करवाएगा थ्रू यूटिलिटी ग्रिड। सो फ्री एनर्जी फ्रॉम द सन कुड हेल्प डिक्रीज एनर्जी बिल्स। तो इससे जो है वो एनर्जी बिल जो है वो डिक्रीज कर दिए जाएंगे। सो इन द इवेंट मोर देन इनफ पावर इज जनरेटेड, अगर हम जैसे मैंने आपको बताया कि अगर पावर ज्यादा जनरेट हो रही है so the extra can be returned to the utility company and the customer could get paid for that and could acquire some credits that could be used to offset electricity bills or at later stage। इससे क्या होता है कि अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट हो रही है तो वो ग्रिड में फेड कर दी जाती है, तो उससे इन द कमिंग वीक या इन द कमिंग मंथ्स में जो इसका फायदा ये होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल हैं उनको कम कर दिया जाता है, ऑफसेट कर दिया जाता है इससे लेटर स्टेज पे और वो क्रेडिट हो जाते हैं उन जो मीटर्स हैं उनके अकाउंट्स में। सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द नेट मीटरिंग जो कि आजकल हम करंटली इसको यूज भी कर रहे हैं। ऑफ ग्रिड सिस्टम में क्या है? ऑफ ग्रिड पावर सिस्टम डज नॉट हैव एनी कनेक्शन विद द ग्रिड। इसके अंदर कोई कनेक्शन भी जो है वो ग्रिड का नहीं होता। द यूटिलिटी कंपनी प्रोवाइडिंग पावर इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम एनी नेशनल नेटवर्क्स and is thus fully responsible to service customer in the region. Any excess of electricity supplied is stored in batteries and can be reused at night. तो ऑफ ग्रिड में क्या करते हैं कि बैटरीज कनेक्ट कर दी जाती हैं और जो दिन में सोलर पावर है वो उसको चार्ज करता रहता है और उसको रीयूज किया जा सकता है इन द नाइट में। ऑफ ग्रिड पावर इज वेरी हेल्पफुल इन रूरल एरियाज। जो ऑफ ग्रिड हैं ये बहुत पावरफुल हैं और ऐसे एरियाज जहां पर इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल ना होने के बराबर है और जहां पर ग्रिड नहीं है वहां पर इनको इस्तेमाल किया जाता है ऑफ ग्रिड सिस्टम को, दैट द ग्रिड मे नॉट बी एबल टू रीच। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सोलर पैनल है, सोलर पैनल के थ्रू सोलर चार्जर है, कंट्रोल चार्ज कंट्रोलर है,
उसके थ्रू जो बैटरी बैंक है उनको चार्ज कर लिया जाता है, और इस बैटरी बैंक को चार्ज करने के बाद इन्वर्टर के थ्रू इनको कन्वर्ट किया जाता है एसी में, और एसी के थ्रू इसको घर में यूज कर लिया जाता है। इस तरीके से यहां भी हम देख सकते हैं कि जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है उसको हम एमपीपीटी भी कहते हैं, सोलर पैनल के थ्रू यहां पर आता है। यहां से हम डायरेक्टली इसको चाहें तो बैटरीज के साथ भी कनेक्ट कर दें, और चाहें कि इसी से डायरेक्टली इन्वर्टर के थ्रू, ठीक है, यहां पर हमने डुअल दिखाया कि एक चार्ज कंट्रोलर है और दूसरा इन्वर्टर है। तो चार्ज कंट्रोलर जो है बैटरी को चार्ज करेगा, और यहां से जो है इन्वर्टर की तरफ लाइट जाएगी, कंसेप्ट ऑफ यूपीएस। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि हम एक ही सोलर चार्ज कंट्रोलर से हम दोनों काम कर सकते हैं, कि इससे डायरेक्टली डीसी लोड भी यूज कर सकते हैं, और इसी कंट्रोलर से हम इन्वर्टर के थ्रू बिजली एसी में कन्वर्ट करके डायरेक्टली एसी लोड चला सकते हैं, और इसी एमपीपीटी के थ्रू हम बैटरी जो है उनको भी कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि ये बैटरीज बाद में हमारे इन्वर्टर के थ्रू जो है वो रात को हमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोवाइड करें। एंड द थर्ड वन इज अ हाइब्रिड सोलर सिस्टम। हाइब्रिड सोलर सिस्टम कंबाइंस द बेस्ट फॉर्म ग्रिड टाइड एंड ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। तो हाइब्रिड के अंदर दोनों चीजें मौजूद होती हैं, ऑफ ग्रिड भी और ऑन ग्रिड भी। तो these systems can either be described as off-grid solar with utility backup power। तो ये off-grid भी कहा जा सकता है इसको, प्लस utility backup power भी, और grid-tied solar with extra battery storage। This means being able to store solar energy that is generated during the day and using it at night। When the stored energy is depleted, जब जो एनर्जी जो स्टोर की होती है बैटरी में, अगर वो खत्म हो जाए या खत्म होना शुरू हो जाए, तो क्या होता है, द ग्रिड इज देयर एज अ बैकअप। तो बैकअप से जो ग्रिड मौजूद होता है उससे भी लाइट जो है, एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर देता है इन्वर्टर, अलाउइंग कंज्यूमर्स टू हैव द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। तो ये दोनों की दुनिया जो है उसमें इस्तेमाल की जा सकती है। तो हम देखते हैं सोलर पैनल्स, चार्ज कंट्रोलर, बैटरी बैंक, इन्वर्टर, हाउस और मीटर्स भी कनेक्ट होता है। हम यूटिलिटी ग्रिड को भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और बैटरी बैंक भी इसमें यूज होता है, और इन्वर्टर जो है वो दोनों काम कर रहा होता है, कि अगर बैटरी बैंक की जो पावर है वो खत्म होना शुरू हो जाए तो वो उतनी पावर इन्वर्टर जो है वो यूटिलिटी ग्रिड से लेना शुरू कर देता है। तो अब सोलर फोटोवोल्टाइक एप्लीकेशंस की बात करते हैं। तो सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम्स की जो एप्लीकेशंस हैं उनमें एक तो हमने देख लिया कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है हमारे घरों में ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सिस्टम के थ्रू हम करते हैं। एक तो वो बहुत ही अच्छी और आला एप्लीकेशन है, और जिसके थ्रू जो पूरी दुनिया में एक इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन है वो बहुत चीप होती जा रही है। और इसके बाद जो दूसरे नंबर पे है वो है सोलर वाटर पंपिंग। तो ये भी आजकल पाकिस्तान में और हमारे जो बरसगीर है या एशिया की जो कंट्रीज हैं उनमें इसको बहुत ज्यादा जो है वो तकवीयत या बहुत ज्यादा एडवांटेजेस के साथ लिया जा रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर कंट्रीज हैं ये, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, तो इनमें अब ये सोलर वाटर पंपिंग कंसेप्ट बहुत ज्यादा इनकॉर्पोरेट कर चुका है। A solar water pump consists of a calibrated matching solar array of modules के सोलर जो मॉड्यूल्स हैं वो जितनी जरूरत होती है किसके लिहाज से ट्यून किया जाता है उसको विद द इक्विवेलेंट पावर ऑफ द पंप फॉर दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन, कि जो पंप है उसकी क्या रेटिंग है। ठीक है, जो पंप की रेटिंग के हिसाब से जो सोलर पैनल्स की जो प्लेट्स हैं, अरेज हैं मॉड्यूल्स की, वो बनाई जाती हैं। The solar water pumping system is capable of running all type of electrical water pumps with application varying from irrigation to household demands। तो ये जो सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम है ये कैपेबल होता है तमाम तरह की इलेक्ट्रिकल वाटर पंप्स की जो है मोटर्स को चलाने के, और इनके साथ जो डिफरेंट एप्लीकेशंस है इरिगेशन की और हाउस होल्ड की वो हम इनसे पूरा कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि सोलर एक पंप है, सोलर पैनल है, ये सिस्टम है कंप्लीट, उसके थ्रू एक पंप लगा हुआ है और ये पंप कंट्रोलर जो है वो दरमियान में मौजूद होता है, और इस पंप के थ्रू जो है वो ये इसकी जो है अंडरग्राउंड जो वायरिंग होती है
जो पानी जहां से सक किया जाता है, और एक ओवरहेड टैंक है, वहां से इसको ग्राउंड लेवल पे इस पानी को स्प्रेड किया जाता है। या डायरेक्टली भी इसको पंप के थ्रू दिया जा सकता है। जस्ट लाइक हम यहां देख रहे हैं कि सोलर की प्लेट्स लगी हुई हैं और इसको हम डायरेक्टली जो है वो यूज कर रहे हैं, जस्ट लाइक ट्यूब वेल। और यहां पर भी इसमें दो टाइप्स के जो है वो सोलर वाटिंग पंपिंग सिस्टम होते हैं। एक तो होता है इनर और एक होता है आउटर। तो यहां हम देख रहे हैं कि सोलर अरे, और इस अरे के थ्रू कंट्रोलर, और कंट्रोलर के थ्रू ये जो वाटर सोर्स है ये अंडरग्राउंड है, ठीक है। इसकी जो, और ये जो है पंप यहां देख रहे हैं ये बाहर की तरफ लगा हुआ है, और इसमें जो पंप है वो इनर साइड पे लगा होता है, ठीक है, जमीन के अंदर वाली साइड पे। तो हमारे पास नॉर्मली जो हमें देखने में मिलते हैं वो पंप जो है वो जमीन के ऊपर लगा होता है, जस्ट लाइक इन दिस कंडीशन। और ये इजी भी है और इसका सेटअप भी बहुत आसान है कि हम खुदाई करके उस जो भी जमीन का लेवल है पानी का वहां तक खुदाई करके इसकी पाइपिंग कर लेते हैं और उसके बाद पंप को कनेक्ट कर देते हैं। तो इसके थ्रू हम डायरेक्टली भी दे सकते हैं और थ्रू सम स्टोरेज यूनिट जो है फिर हम उससे अपने घर को भी सप्लाई दे सकते हैं और जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको भी सप्लाई दे सकते हैं। अच्छा, इसका फायदा क्या है कि नो फ्यूल कॉस्ट, यूजेस अबंडेंटली अवेलेबल फ्री सनलाइट, और फ्यूल की कोई कॉस्ट नहीं है बल्कि जो सनलाइट अवेलेबल है उसके थ्रू हम इसको रन करते हैं। नो कन्वेंशनल ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड, नहीं चाहिए होती जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड की है। लॉन्ग ऑपरेशनल लाइफ है इसकी। हाईली रिलायबल एंड ड्यूरेबल फ्री परफॉर्मेंस है। इजी टू ऑपरेट एंड मेंटेन है। इको फ्रेंडली है कि ग्रीन, क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी है, कोई इससे मतलब जनरेटर नहीं चला रहे, कोई एक्स्ट्रा फ्यूल जो है, फॉसिल फ्यूल जो है उसको बर्न नहीं कर रहे। सेविंग ऑफ कन्वेंशनल डीजल फ्यूल्स, नॉर्मली हमारे जो रूरल एरियाज हैं जब हमें पानी की जरूरत होती है तो हम क्या करते हैं, फीड करने के लिए जो अपने फार्म्स हैं तो डीजल जो है उसको रन करते हैं। तो जब डीजल चलाए जाते हैं, ट्यूब वेल जो हमारे लगे होते हैं, तो उसकी वजह से जो फ्यूल है डीजल वो बहुत ज्यादा बर्न होता है। तो एक तो उससे कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा आती है, और दूसरे नंबर पे जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एनवायरमेंट है, वो भी पोल्यूटेंट होता है। तो सोलर वाटर पंपिंग में एक दफा का जो खर्चा है वो काफी एक्सपेंसिव है और एक दफा उसको लगाना पड़ता है जो उसकी कॉस्ट है, लेकिन जो वो पे बैक है वो तकरीबन 2 to 4 इयर्स में पे बैक हो जाता है, और उसके बाद जो है वो फ्री ऑफ चार्ज सोलर सिस्टम से सोलर वाटर पंपिंग जो है वो चलती रहती है। सेकंड नंबर पे सोलर स्ट्रीट लाइट्स, इसका कंसेप्ट भी बहुत ज्यादा आम है और ये हम डिफरेंट लोकेशंस पे इसको लगा देख सकते हैं। सोलर स्ट्रीट लाइट्स आर रेज्ड लाइट सोर्सेज which are powered by solar panels generally mounted on the lighting structure or integrated in the pole itself। तो ये सोलर स्ट्रीट लाइट्स हैं कि ये ऐसे लाइट सोर्सेज हैं जो कि सोलर पैनल से ही इनको जनरली पावर किया जाता है, और जो सोलर पैनल होता है ये जो लाइट है उनके ऊपर वाले हिस्से पे इनको माउंट कर दिया जाता है, या तो इसको जो लाइट है वो माउंट कर दी जाती है पोल के साथ ही, ठीक है। तो अगर हम यहां देखें तो नंबर 1 पे ये एक एलईडी लाइट है और इस एलईडी लाइट को कनेक्ट कर दिया जाता है थ्रू सम सोलर पैनल, और ये जो सोलर पैनल की वायरिंग है वो हम देख सकते हैं कि ये इस तरीके से कनेक्ट हुई हुई है और थ्रू सम सोलर चार्ज कंट्रोलर, ठीक है। तो जो भी सोलर स्ट्रीट लाइट होंगी याद रखेंगे कि उसके साथ सोलर चार्ज कंट्रोलर जरूर लगा होगा, ठीक है। और ये जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है ये क्या करेगा कि जो कि डायरेक्टली एलईडी लाइट को ऑन भी करवा सकता है, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि इसके थ्रू हम जो बैटरीज जो हैं उनको चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो बैटरीज हैं इन बैटरी से जो फिर जो करंट है वो एलईडी बल्ब को मिलता है इन दी नाइट टाइम, रात के टाइम पे, ठीक है। और ये सारी रात जो है वो एलईडी बल्ब जो है वो ऑन रहता है। अच्छा, इसमें यह है कि जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है उसको तकरीबन 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्राउंड जो है उसको कनेक्ट करना चाहिए। द सोलर पैनल्स चार्ज a rechargeable battery which powers a fluorescent or LED lamp during the night।
तो चार्ज कंट्रोलर के थ्रू ये सारा काम परफॉर्म होता है। The system is provided with battery storage backup sufficient to operate the light for 10 to 11 hours daily। तो इससे ये होता है कि जो बैटरी स्टोरेज होती है वो सारा दिन जो सूरज की लाइट है उसके थ्रू ये जो बैटरी है ये स्टोरेज करती रहती है, और उसके बाद तकरीबन 10 से 11 घंटे का जो बैकअप है वो हमें अवेलेबल होता है फॉर दिस एलईडी लाइट। Solar street lights are designed for outdoor applications in unelectrified remote rural areas। यानी ऐसे एरियाज कि जहां पर इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी या ग्रिड कनेक्शन अवेलेबल नहीं होते, तो वहां पर जो सोलर स्ट्रीट लाइट्स हैं उनको लगाया जाता है। और उसके अलावा दिस सिस्टम इज एन आइडियल एप्लीकेशन फॉर कैंपस, जस्ट लाइक बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में जिनके कैंपसेस जो हैं वो किलोमीटर्स के रेडियस में फैले हुए होते हैं, उनमें भी ये एक आइडियल है। और विलेज स्ट्रीट लाइटिंग, तो कि जो गांव में जहां पर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं होती ग्रिड की, वहां पर भी इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। जस्ट लाइक गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में हम ये डिफरेंट पाथवेज पे, डिफरेंट रोड्स पे इनको लगा हुआ देख सकते हैं, जो कि एप्लीकेशन है ऑफ सोलर। So solar street lights are independent of the utility grid, hence the operation cost are minimized। तो इससे फायदा ये होता है कि जो ऑपरेशन कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो जाती है। ऑपरेशनल कॉस्ट की हमें जरूरत नहीं रहती, सिर्फ इंस्टॉलेशन कॉस्ट हमें एक दफा लगानी पड़ती है। रिक्वायर मच लेस मेंटेनेंस कंपेयर टू कन्वेंशनल स्ट्रीट लाइट्स। एक्सटर्नल वायर्स आर एलिमिनेटेड। एक्सटर्नल वायर्स की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती, और जिसकी वजह से जो रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स जो हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज हायर कंपेयर टू द कन्वेंशनल स्ट्रीट लाइट्स, दिस इज द ओनली ड्रॉबैक। और इसके अलावा स्नो और डस्ट combined with moisture can accumulate in horizontal PV panels and reduce or even stop energy production। क्योंकि ये जो सोलर पैनल जो जिस ओरिएंटेशन में फिक्स किया जाता है, अगर उस ओरिएंटेशन में स्नो और डस्ट का जो कॉम्बिनेशन है और मॉइस्चर का जो कॉम्बिनेशन है वो अगर मौजूद हो जाए या वो इकट्ठा हो जाए और उसकी सफाई ना हो, तो उसका नुकसान ये होता है कि जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो बिल्कुल खत्म भी हो सकती है और काफी कम हो सकती है। और एक डिसएडवांटेज ये है इसका कि रिचार्जेबल बैटरीज विल नीड टू बी रिप्लेस्ड several times over the lifetime of the fixtures, adding to the total lifetime cost of the light। के जो रिचार्जेबल बैटरीज हैं अगर वो अच्छी क्वालिटीज की भी लगाई जाएं तो 3 से 4 साल बाद जो ड्राई बैटरीज हैं उनको रिप्लेस करना पड़ सकता है। तो वो एक इसकी जो टोटल लाइफ टाइम कॉस्ट है लाइट की, वो इंक्रीमेंट इसमें उसका लग सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम एप्लीकेशन, दैट वन इज अ सोलर फेंसिंग। Security has become a crucial subject in today's time। हमें अंदाजा है कि आजकल रेजिडेंशियल एरियाज में भी सिक्योरिटी जो है वो बहुत क्रूशियल है। एंड इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ वंस प्रॉपर्टी, क्रॉप्स, कॉलोनीज, फैक्ट्रीज एटसेट्रा हैज बिकम एवरीवन्स प्राइमरी कंसर्न। तो सिक्योरिटी ये तमाम चीजों की, प्रॉपर्टी, क्रॉप्स, कॉलोनीज, फैक्ट्रीज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अ सोलर फेंस वर्क लाइक एन इलेक्ट्रिक फेंस। जैसे इलेक्ट्रिक फेंस जो बाड़ एक हम जिसकी बात करते हैं जो लगाई जाती है दीवारों पे घरों की सिक्योरिटी के लिए, तो ये सोलर फेंस है, ये भी उसी तरीके से काम करती है। विच डिलीवर्स अ ब्रीफ येट फियर्स शॉक। जो इतना ब्रीफ या इतना हल्का सा जो इसको हम कह लें कि शॉक प्रोवाइड करती है कि व्हेन ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स कम इन कांटेक्ट विद द फेंस, कि जिसकी वजह से जब वो कोई भी ह्यूमन बीइंग या एनिमल उस फेंस से कांटेक्ट में आता है तो उससे उसको शॉक लग सकता है। कंपोनेंट्स ऑफ अ सोलर फेंसिंग सिस्टम आर, जो सोलर फेंसिंग सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं उनमें बैटरी, चार्ज कंट्रोल यूनिट जिसको हम CCU कहते हैं, एनर्जाइजर, फेंस वोल्टेज अलार्म, जो एक वोल्टेज अलार्म इसलिए लगाया जाता है कि ताकि हमें जो है वो इंतबाह हो जाए या पता चल जाए, और फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स। Solar modules generate direct current, DC current from sunlight, which is used to charge the system's battery. The output of the charged battery
reaches the controller or fans or charger or energizer. उसके बाद क्या होगा? When powered, कि जब ऑन हो जाएगा सिस्टम, the energizer produces a brief yet sharp voltage. The primary function of the energizer is to produce pulses of nearly 8000 volts that are sharp and short-lived. अच्छा, वो जो एनर्जाइजर है उसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है कि वो तकरीबन प्रोड्यूस करेगा पल्सेस 8000 वोल्ट की, जो कि बहुत शार्प होंगी और इंतहाई शॉर्ट लिव्ड होंगी. मतलब ये कॉन्स्टेंटली नहीं होंगी, अगर वो कॉन्स्टेंट रहें तो वो फिजिकल हार्म कर सकती हैं. शॉर्ट लिव्ड इसलिए होंगी कि जब एक दफा झटका लगेगा तो उससे अलार्म जो है वो एक दफा जो है वो बज पड़ेगा, या मतलब अलार्म ऑन हो जाएगा और उससे पता चल जाएगा कि सिक्योरिटी जो है वो कंप्रोमाइज हो गई है. So these pulses are passed through the wires of the fencing system at a rate of around 1 pulse every 1 say 8 second या 1 से 1.5 second, with every pulse lasting for nearly 3 millisecond. तो हम ये देख सकते हैं कि जो एक पल्स है वो तकरीबन 3 मिलीसेकंड लास्ट करेगी, ताकि इस बात को इंश्योर किया जा सके कि कोई फिजिकल हार्म तो इससे ना हो जाए. So thus ensuring that no physical harm is caused to the intruder who attempts to come in contact with the solar fence. कि जो भी इंट्रूडर है, जो भी है इस मामले में कि जो के सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज करने जा रहा है, तो उसकी वजह से जो सोलर फेंस के साथ कांटेक्ट में आएगा उसको जस्ट 3 मिली सेकेंड के दौरान 8000 वोल्ट का झटका लगेगा और कोई फिजिकल हार्म उसको बहुत ज्यादा नहीं होगा. तो हम यहां देख सकते हैं दिस इज अ कंस्ट्रक्शन ऑफ दी के वायर जो है वो ये लगी हुई है. ठीक है, फेंसिंग जो है वो ये मौजूद है और इस फेंसिंग में फेंस वायर पावर्ड बाय इलेक्ट्रिक शॉक, और इसको प्रॉपरली जो है वो ग्राउंड भी किया जाना पड़ता है. ठीक है, याद रखेंगे कि इसको सही तरीके से ग्राउंड भी करना पड़ता है ताकि जब शॉक है अगर वो किसी को लगे तो ठीक तरीके से ग्राउंड हो जाए. तो हम देख रहे हैं सोलर मॉड्यूल्स के थ्रू एनर्जाइजर यहां लगा हुआ है जो कि प्रोड्यूस करता है इतने हाई वोल्टेजेस को, और साथ में बैटरी लगी हुई है ताकि रात के टाइम पर भी ये सिस्टम काम कर सके. और एक अलार्म जो है वो इस एनर्जाइजर के थ्रू लगा हुआ है. जैसे ही कोई इंट्रूडर जो है वो इस वायर को टच करेगा और टच करते ही पल्सेस जनरेट होंगी और जो एनर्जाइजर है उसको अंदाजा हो जाएगा या उसको सिग्नल मिलेगा और वो अलार्म जो है वो जनरेट करेगा. तो यहां हम देख सकते हैं कि सोलर फेंसिंग जो है वो किस तरीके से यहां पर इस्तेमाल की गई है. अच्छा, सोलर फेंसिंग के बारे में लास्ट स्लाइड पढ़ लेते हैं, फिर ये लेक्चर फिनिश हो जाएगा. सोलर फेंसिंग हैज अ वाइड स्कोप ऑफ एप्लीकेशन एंड कैन बी यूज्ड एट प्लेसेस लाइक. किन किन जगहों पे इनको इस्तेमाल किया जा सकता है? डोमेस्टिक एप्लीकेशंस सच एज एट रेजिडेंशियल होम्स, घरों में. इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, इंडस्ट्रीज में, सच एज फैक्ट्रीज. एग्रीकल्चरल एप्लीकेशंस में सच एज इन द फार्म्स एंड फॉरेस्ट. इसके अलावा पार्क्स एंड जूज, मिलिट्री स्टेशंस में, पुलिस स्टेशंस में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, इन तमाम जगहों पे सोलर फेंसिंग को इस्तेमाल किया जा सकता है. इजी कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस इसकी बहुत आसान है. लो कॉस्ट है एज इंडिपेंडेंट ऑफ सप्लाई ग्रिड, और किसी भी सप्लाई ग्रिड की इसमें जरूरत नहीं होती. डज नॉट कॉज फैटल इंजरीज, और जो फैटल इंजरीज हैं मतलब किसी की डेथ जो है वो नहीं हो सकती इससे. लॉन्ग लाइफ ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एनी फिजिकल प्रेशर काजिंग वियर एंड टियर. तो इसकी लाइफ जो है वो लॉन्ग है, कोई फिजिकल प्रेशर अवेलेबल नहीं होता जिसकी वजह से वियर और टियर भी नहीं होगी. कैपेबल ऑफ बीइंग शिफ्टेड, एक्सटेंडेड, इसको पूरे के पूरे सेटअप को उठा के किसी नई जगह पे भी लगाया जा सकता है, एक्सटेंड भी किया जा सकता है, मॉडिफाइड किया जा सकता है, एंड रीइरेक्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट काजिंग वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स और लेबर. तो जो रीइरेक्टेड किया जा सकता है, शिफ्ट किया जा सकता है किसी एक प्लेस से दूसरी प्लेस में, और जो मटेरियल इसमें इस्तेमाल किया जाएगा वो जाया भी नहीं होगा और बहुत ज्यादा लेबर भी इसके लिए इस्तेमाल नहीं की जाएगी. तो मॉड्यूल 2.4 है जिसमें हमने सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम्स और सोलर फोटोवोल्टाइक एप्लीकेशंस पढ़ी हैं, कंप्लीट होता है. थैंक यू.